हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आपका आपके यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर बीकॉम के सिलेबस के कंपलसरी सब्जेक्ट इनकम टैक्स, आयकर की पूरी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको एक तरफ से हर एक रूल और उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 बाय 1 मिलते हैं। आप हमसे जुड़कर अपने कॉमर्स की पढ़ाई एक प्रॉपर वे में पूरी कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप बीकॉम या एमकॉम के छात्र हैं तो आपके जितने भी सब्जेक्ट बनते हैं, चाहे वो थियोरेटिकल सब्जेक्ट हो या न्यूमेरिकल, अगर आप उनकी स्पेशल कोचिंग क्लासेस पाना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस से जुड़िए और अपनी उस पढ़ाई का नज़रिया, वो ऑफलाइन पढ़ाई या क्लासरूम पढ़ाई पाते हुए सबसे बेहतर तरीके से एग्ज़ाम प्रिपरेशन इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप कर सकते हैं। तो देर किस बात की। अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं और अपनी शर्तों पर अपनी पढ़ाई अपने घर बैठे पूरी करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सके। आप हमसे पेड क्लास भी ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे एक रेगुलर क्लास पाते हैं। पीडीएफ मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए इनकम टैक्स के पेपर को, अगर मैं कह लिया जाए इनकम टैक्स के सब्जेक्ट से जो भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, अगर उनको मैं बांटना चाहूँ तो जनरली क्या होता है, इनकम टैक्स को लोग न्यूमेरिकल सब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन मैं पिछले 14 वर्षों से पढ़ाते हुए इनकम टैक्स को एक थ्योरी पेपर बोलता चला आया हूँ। कारण ये है कि इनकम टैक्स में हर कदम पे आपको रूल मिल रहे हैं। अगर मैंने वो रूल क्लियर कर लिए तो न्यूमेरिकल तो सॉल्व हो ही जाने हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये बनता है कि पहले अपने रूल क्लियर होने चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि एग्ज़ाम में अगर हम देखते हैं तो इसमें थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों लगभग बराबर मार्जिन में आपको मिल जाते हैं। दूसरी चीज़, इनकम टैक्स की जो बुक है वो करीब मान के चलिए 29 लेसन या 30 लेसन में बटी हुई है। बेटे मिनट, 28 लेसन दिए हुए हैं, 28 लेसन में बटी हुई है, जिसमें से शुरू के 19 लेसन तो मान के चलिए वो 5 हेड से हैं। 5 हेड ऑफ इनकम, टोटल इनकम, फिर उसके बाद टैक्स लायबिलिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जो लास्ट के 9 लेसन है वो कहीं ना कहीं प्रोसीजर के हैं। इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट हो, इनकम टैक्स कैसे वसूला जाएगा, इनकम टैक्स के लिए इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, तो वो टीडीएस कैसे होगा, अपील क्या होगी, ये सारे। और अगर इधर से क्वेश्चन पूछे गए, मतलब ये 9 लेसन से, लास्ट के 9 लेसन से अगर क्वेश्चन पूछे गए तो शुरू के जो 19 लेसन है उससे क्वेश्चन कम होते चले जाएंगे और ये आपके लिए सबसे बेहतर होगा। और इसमें से मैं 3 लेसन आपको पढ़ा चुका हूँ। एक तो सबसे अंतिम लेसन में आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसमें कर नियोजन, कर वंचना और कर बचाव के बारे में था। वो मैंने 15 अगस्त को आपको पढ़ाया था। चूँकि वहाँ नैतिकता की बात थी, इसलिए मैंने 15 अगस्त को उसकी क्लास आपके लिए अवेलेबल कराई थी। चलिए, वो भी ठीक है। मैं आपको आय की विवरणी पढ़ा चुका हूँ और कर निर्धारण के प्रकार लेसन नंबर 19 एंड लेसन नंबर 20 पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसा लेसन लेके आ रहा हूँ, अपील एवं पुनर्विचार, या अपील तथा पुनर्विचार कह सकते हैं। हाल फिलहाल इनकम टैक्स HC मेहरोत्रा की बुक में लेसन नंबर 25। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये देखिएगा बेटा, किताब छापने के लिए बहुत कुछ लिखा जाता है और मैं आपको ग्रेजुएशन लेवल की जानकारी दे रहा हूँ।
तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप मुझसे बाहर से जुड़े हो और अगर आपको एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कांटेक्ट माय पर्सनल मोबाइल नंबर। उस पर आप कांटेक्ट करिए, मैं आपको डीप से डीप जानकारी दूंगा। लेकिन अगर मैं ग्रेजुएशन लेवल की बात करूं तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, सही मायने में तो 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। 2 नंबर के लिए तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि अपील किसे कहते हैं, पुनर्विचार किसे कहते हैं। फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। तो मैं आपको एक ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आप एक परफेक्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में लिख सकें। मतलब मैं आपको उतनी ही बातें यहाँ शेयर करूँगा जो आपके दिमाग में रहें और जितने से आप एग्ज़ाम में सबसे बेहतर अंक हासिल कर सकें। ठीक, तो मतलब ये कह लीजिए कि मैं आज अपील तथा पुनर्विचार का एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ और आप मेरे साथ, मेरे सहयोगी, मेरे साथ एकदम कदम से कदम मिलाकर चलिए। अपील आपके दिमाग में बैठा दूंगा। ठीक, चलिए तो शुरुआत करते हैं अपील एवं पुनर्विचार। और इससे एक क्वेश्चन ज़रूर पेपर में पूछा जाता है, हर साल आता है। तो अगर अपील आया तो जाने नहीं पाएगी। ठीक, आप ज़रूर इसे आप इसे लर्न कर लेंगे और आज के बाद आपको बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। अपील में आपको ऐसे पढ़ाने जा रहा। अपील तथा पुनर्विचार होता क्या है? अपील का शाब्दिक अर्थ होता है गुहार। ठीक, देखिएगा प्रोनाउंसिएशन, गुहार। ठीक, अपील का शाब्दिक अर्थ होता है गुहार। आपने अपील शब्द देखा होगा क्रिकेट, अगर आप शौकीन हैं भाई, ऑब्वियसली होंगे। भारत देश में क्रिकेट एक धर्म की तरह माना जाता है। क्रिकेट का अपना ही एक अलग रवानियत है उसकी। तो क्रिकेट में आपने ये देखा होगा कि कोई एक गेंदबाज गेंद डालता है और बल्लेबाज बीट होता है, उस गेंद को खेल नहीं पाता। तो वहाँ उस गेंदबाज द्वारा अपील की जाती है। तो वो किससे? अंपायर से। ठीक, वो गुहार शब्द है। लेकिन यहाँ अपील किससे होगी? कौन करेगा और क्यों करेगा? वहाँ मैंने उस एक शब्द में 3 बातें बताई। गेंदबाज अपील करता है, बल्लेबाज के खिलाफ अपील करता है, अंपायर से करता है, उसके आउट होने के लिए करता है। क्लियर? यहाँ अपील क्या होगा? तो यहाँ ये बात देखनी है कि आयकर के, अब ध्यान देना, मैं डेफिनेशन पे आ गया 2 नंबर के। आयकर के संबंध में प्रारंभ में सारे आदेश या निर्णय कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ही लिए जाते हैं। और अगर कोई करदाता कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय से संतुष्ट ना हो, उसको सही ना मानता हो, तो उस निर्णय के विरुद्ध वो एक प्रार्थना पत्र दे सकता है और उसी प्रार्थना पत्र को अपील कहते हैं। ठीक, तो मैंने क्या कहा? प्रारंभ में सारे निर्णय या सारे आदेश कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लिए जाते हैं। और अगर कोई करदाता कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा लिए गए निर्णय से संतुष्ट ना हो, तो उस निर्णय के विरुद्ध वो प्रार्थना पत्र दे सकता है और उस निर्णय के विरुद्ध दिए गए प्रार्थना पत्र को ही अपील कहते हैं। ठीक, चलिए हमने जान लिया। और यदि कोई करदाता कर निर्धारण द्वारा दिए गए आदेश अथवा निर्णय से संतुष्ट ना हो, तो ऐसे निर्णय के विरुद्ध वो अपील कर सकता है। और अगर कोई करदाता अपील ना करना चाहे या मान लीजिए अपील करने की निर्धारित समय सीमा निकल चुकी है, तो वो कर निर्धारण अधिकारी के निर्णय के खिलाफ न जाकर, बल्कि स्पेशली ये है कि वो कमिश्नर से उसके लिए पुनर्विचार की एक प्रार्थना कर सकता है कि भाई ये निर्णय दिया गया है, जरा इस निर्णय की समीक्षा कर लीजिए, क्या ये निर्णय उचित है। वो एक रिक्वेस्ट मोड में होगा, उसे ही पुनर्विचार कहते हैं। याद रखिएगा। ऐसा क्यों? बेसिकली कुछ करदाताओं की सोच ये होती है अधिकारी से क्या उलझना, तो वो अपील नहीं करना चाहते।
तो जब वो अपील नहीं करना चाहते तो उनके लिए पुनर्विचार सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एक एप्लीकेशन जैसा, वो ये कहेंगे कि भाई ये आदेश या ये निर्णय दिया गया है, हमें ये प्रतीत होता है कि ये निर्णय हमारे लिए उचित नहीं है। अगर आप इस निर्णय की पुनः समीक्षा कर लेते हैं तो ज़रा बेहतर होगा। आप रिक्वेस्ट के रूप में ले जाते हो, या मान लीजिए आपकी अपील करने की समय सीमा ही निकल गई है, तब तो आप कर ही नहीं सकते। फिर तो आपके पास वही ऑप्शन है कि आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि भाई आप इसे ज़रा देख लीजिए, अगर ये गलत प्रतीत हो तो आप इसे सुधार दीजिएगा। ठीक, तो पूरी बात क्या बनी? प्रारंभ में सभी निर्णय कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लिए जाते हैं, और यदि कोई करदाता कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध, मतलब उसके द्वारा लिए गए निर्णय से वो संतुष्ट ना हो, तो उस निर्णय के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र दे सकता है, और वही प्रार्थना पत्र अपील कहलाता है। चलिए मान लिया, यदि कोई करदाता अपील ना करना चाहे या अपील करने की निर्धारित समय सीमा निकल चुकी हो, तो करदाता अपील ना करके कमिश्नर के यहाँ एक प्रार्थना पत्र दे सकता है कि हाँ, हमारे खिलाफ यह आदेश आया है, हमें इसमें थोड़ी सी गड़बड़ जान पड़ती है, अगर आप चाहें या उचित समझें तो इसकी पुनः समीक्षा करवा सकते हैं। तब उसे ही क्या कहा जाता है? पुनर्विचार कहा जाता है, रिवीजन कहा जाता है। ठीक, चलिए हमने आपको डेफिनेशन दोनों की बता दिया कि अपील किसे कहते हैं और पुनर्विचार किसे कहते हैं। अब मुद्दा बन के ये आया, अपील सर्वप्रथम कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध जो अपील होती है वो कमिश्नर के यहाँ अपील होती है। ठीक, अपने यहाँ जैसे कोई भी आप केस लेके जाइए तो पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। वैसे ही अगर कोई अपील यहाँ करते हो तो सबसे पहली अपील जो होगी वो कमिश्नर के यहाँ होगी। अगर कमिश्नर के यहाँ बात बन गई तब तक तो ठीक, अगर वहाँ से भी आप असंतुष्टि का भाव लेके जाते हो तो आप एक अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन होगा, उस अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हो। और अगर वहाँ से भी आप असंतुष्टि का भाव लेके जाते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। ठीक, और वहाँ से भी अगर आप असंतुष्ट होके जाते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। मतलब कहाँ? सबसे पहले तो आप कमिश्नर के यहाँ अपील करिएगा, कमिश्नर के यहाँ अपील के बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करिएगा, अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद आप हाई कोर्ट जाइएगा, हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट में भी आपकी मदद नहीं होती है तो आप घर जाइएगा। ठीक, फिर उसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, राष्ट्रपति का विकल्प यहाँ नहीं है, याद रखिएगा। तो मैंने ये कहा अपील कहते किसे हैं, आपने ये जान लिया कि जब कभी कोई करदाता कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा दिए गए आदेश से संतुष्ट ना हो तो उस आदेश के विरुद्ध वो एक प्रार्थना पत्र दे सकता है, और उस प्रार्थना पत्र को ही अपील कहते हैं। ठीक, चलिए मान लिया। और यदि कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा दिए गए आदेश से आप संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप अपील नहीं करना चाहते, या अपील करने की समय सीमा निकल गई और उसके बाद आप उसकी समीक्षा करवाना चाहते हो, तो आप कमिश्नर के यहाँ एक प्रार्थना पत्र दे सकते हो कि ये निर्णय लिया गया है, क्या ये उचित है, ज़रा आप इसकी समीक्षा करवा लीजिए। तो वो एक प्रार्थना पत्र जो होगा उसे ही क्या कहेंगे? पुनर्विचार कहेंगे। और सबसे पहले अपील सर्वप्रथम कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध जो अपील की जाती है वो कमिश्नर के यहाँ की जाती है। धारा 249 में है कमिश्नर के यहाँ अपील। चलिए मान लिया, लेकिन क्या ऐसे एक सादे पेपर में लिख दिया अपील हो गई? नहीं, अपील का एक निर्धारित ढंग होगा, निर्धारित बातें होंगी, निर्धारित फीस होगी, वही हमें बताना है। ऐसे कोई भी व्यक्ति अपील नहीं कर सकता। अगर आपको अपील करना है तो अपील के लिए फॉर्म नंबर 35 भरा जाता है। अगर आप कमिश्नर के यहाँ अपील करना चाहते हैं तो जो भी निर्णय आदेश
आया आपके खिलाफ, जिसको आप अपने खिलाफ मानते हो, ये मानते हो कि नहीं ये निर्णय मेरे लिए उचित नहीं है, तो कमिश्नर के यहाँ अपील करने के लिए प्रत्येक अपील निर्धारित फॉर्म नंबर 35 को निर्धारित ढंग से सत्यापित करके, ठीक, सत्यापित करके उस आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अंदर में करनी होगी जिस आदेश को आप अपने लिए उपयुक्त नहीं मानते। तो पूरी बात क्या बनी, अपील कब तक कर देनी होगी, जिस दिन आपको आदेश मिला उस आदेश प्राप्ति के 30 दिन के अंदर में आपको अपील करनी है। जिस दिन आपको आदेश मिला उस आदेश प्राप्ति के 30 दिन के अंदर में आपको अपील करनी है। दूसरी बात क्या बनी, अपील आपने यहाँ तो बता दिया कि जिस दिन आपको आदेश मिला उस आदेश प्राप्ति के 30 दिन के अंदर में आपको अपील करनी है, और अपील निर्धारित फॉर्म नंबर 35 को भर के सत्यापित करके तब अपील कर सकते हैं, अन्यथा आप अपील नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर अपील आपने किया नहीं, अपील की अवधि बीत जाए 30 दिन वाली, और अपील की अवधि बीत जाए और उसके बीत जाने के बाद भी यदि आप कमिश्नर को पर्याप्त कारणों से संतुष्ट कर देते हैं कि निर्धारित समय सीमा के भीतर आप इस वजह से अपील नहीं कर पाए और आपकी बातों से कमिश्नर संतुष्ट होता है, तो वो अवधि बीत जाने के बाद भी आपकी अपील स्वीकार कर सकता है। जैसे आप बता दीजिए कि जिस व्यक्ति को अपील करनी थी वो कोमा में चला गया था, एक्सीडेंट हुआ, कोमा में चला गया और इसलिए निर्धारित समय सीमा के भीतर में वो अपील नहीं कर पाया। तो अगर आप कोई ऐसे अपरिहार्य कारण बताइए तो जिसको वो मानने पर विवश हो, तो कमिश्नर चाहे तो निर्धारित समय सीमा के बीत जाने के बाद भी आपकी अपील एक्सेप्ट कर सकता है। तो मैंने क्या कहा, अपील की अवधि क्या होगी। अगर आप अपील करना चाहते हो तो फॉर्म नंबर 35 को निर्धारित ढंग से भर के सत्यापित करके उस आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर में करना होगा जो कर निर्धारण अधिकारी ने लिया है और जिसे आप अपने लिए उपयुक्त नहीं मानते। और दूसरी बात, अगर ये निर्धारित समय सीमा बीत गई फिर भी आप कमिश्नर को पर्याप्त कारणों से संतुष्ट कर देते हो कि आप निर्धारित समय सीमा में अपील क्यों नहीं कर पाए, तो उस समय सीमा के बीत जाने के बाद भी कमिश्नर आपकी अपील ले सकता है। ठीक, चलिए हमने ये जान लिया। लेकिन इसमें दूसरी सबसे बड़ी शर्त है कर भुगतान का। यदि आपने अपील की और अपील यदि करदाता ने आय का विवरण दाखिल कर दिया है तो विवरण में दिखाई गई आय पर कर चुकाना होगा, अथवा यदि करदाता ने आय का विवरण दाखिल नहीं किया है तो उसे अग्रिम आय कर चुकाना होगा। मतलब बिना कर चुकाए आपकी अपील मान्य नहीं होगी। याद रखिएगा, अगर आप अपील करना चाहते हो और आप आय की विवरणी दाखिल कर चुके हो तो आय की विवरणी में जितना कर बनता है, आय की विवरणी के अनुसार आप पे जितना कर बनता है उतना कर चुका दीजिए, फिर आप अपील करिए। तो मान लीजिए आप अपील पे जीत गए, तो अगर रुपए पैसे के संबंध में वो अपील है तो फिर आपका पैसा रिफंड आएगा, लेकिन कर पहले भुगतान करना होगा। और अगर आपने आय की विवरणी नहीं जमा की है तो आप अग्रिम आय कर चुकाए हों, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर आपने टैक्स नहीं चुकाया है तब फिर अपील आप नहीं कर सकते। और दूसरी बात, यहाँ यदि करदाता के प्रार्थना देने पर कमिश्नर को यह विश्वास हो कि अग्रिम कर के बराबर राशि का कर न चुकाने के पर्याप्त कारण थे तो वो बिना कर चुकाए भी अपील ले सकता है, परंतु उसे उन कारणों का लिखित में उल्लेख करना होगा। ये बातें तो बताई गई हैं। अब अपील की फीस क्या होगी। क्या ऐसे बस लिख दिया अपील हो गई? अपील की कोई निर्धारित फीस भी है? तो मैंने आपको बताया अपील 30 दिन के भीतर में होनी चाहिए, फॉर्म नंबर 35 पे निर्धारित तरीके से भर के सत्यापित करके होनी चाहिए। अगर 30 दिन की समय सीमा बीत जाए तो फिर भी अपील स्वीकार की जा सकती है, बशर्ते आपके द्वारा बताए गए कारणों से कमिश्नर संतुष्ट हो। और कर का भुगतान आप अपील तभी कर सकते हो जब आपने कर का भुगतान कर दिया हो। अगर आय की विवरणी दी है तो कर का भुगतान कर दिया हो, अगर आय की विवरणी नहीं दी है तो अग्रिम कर का भुगतान कर दिया हो, तभी आप अपील कर सकते हैं, अन्यथा आप अपील नहीं कर सकते। ठीक। और अगर आप ये उचित समझें या बताएं
और वहाँ पे ये दिखाएं कि अग्रिम कर का भुगतान करना क्यों अपरिहार्य था या क्यों नहीं कर पाए आप, तो कमिश्नर उस कारण से संतुष्ट हो तो बिना कर के भुगतान किए भी आपकी अपील एक्सेप्ट कर सकता है। अपील की फीस क्या होगी? फीस अपील के प्रार्थना पत्र के साथ निम्न फीस देनी होगी, जिनका उल्लेख मैं आपके लिए करने जा रहा हूँ। कैसे? यदि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा गणना की गई कुल आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो 250 रुपए की फीस देनी होगी। यदि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा गणना की गई कुल आय 1 लाख से ज़्यादा है लेकिन 2 लाख से अधिक नहीं है तो 500 रुपए की फीस देनी होगी। ठीक, फिर जान लीजिए, मैंने ये कहा कि अपील के प्रार्थना पत्र के साथ आपको निम्नलिखित फीस का भुगतान करना होगा। कैसे? यदि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा गणना की गई कुल आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो 250 रुपए की फीस, और अगर कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा गणना की गई कुल आय 1 लाख रुपए से अधिक है लेकिन 2 लाख रुपए से कम है तो 500 रुपए की फीस। यदि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा गणना की गई कुल आय 2 लाख रुपए से अधिक है तो 1000 रुपए की फीस, और ऐसे चाहे फिर वो करोड़ 10 करोड़ हो, 1000 रुपए की फीस। ऐसे मामले जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है उनका संबंध निर्धारित आय से नहीं है तो फिर 250 रुपए की फीस। ठीक, अब आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपकी कुल आय 1 लाख रुपए तक निर्धारित की गई है तो आप 250 रुपए फीस देंगे। अगर आपकी कुल आय 2 लाख रुपए तक निर्धारित की गई, 1 लाख से ज़्यादा 2 लाख रुपए से कम, तो आप 500 रुपए की फीस देंगे। और अगर आपकी कुल आय 2 लाख रुपए से ज़्यादा है, चाहे जितनी ज़्यादा है, तो आप 1000 रुपए की फीस देंगे। और अगर आपके लिए अपील किसी ऐसे मामले के संदर्भ में आप अपील करने जा रहे हैं जिसका मामला रुपए पैसे से नहीं संबंधित है, तब उस जगह आप 250 रुपए की फीस देते हैं। लेकिन अपील किन मामलों के लिए आप कर सकते हैं? भाई, अपील अगर करनी है तो किस मामले के लिए आप अपील कर सकते हैं? मुद्दा तो यहाँ यह होना चाहिए। तो करदाता या कर कटौती करता या कर संग्रह करता निम्न आदेशों में से किसी भी आदेश से असंतुष्ट हो तो वह कमिश्नर के यहाँ अपील कर सकता है। और वो कौन कौन से आदेश हैं? पहला, कर निर्धारण करते समय आय निर्धारण करने अथवा कर की राशि निर्धारित करने अथवा आयकर की गणना करने के आदेश के विरुद्ध। अगर आपको ये लगता है कि आपकी गलत आय कैलकुलेट हुई है, अगर आपको ये लगता है कि आप पे गलत टैक्स कैलकुलेट हुआ है, और अगर आपको ये लगता है कि आपको छूट सही तरीके से नहीं दी गई है, तो आप उसके लिए अपील कर सकते हैं। सीमांत फायदे अगर आपको कुछ मिले थे तो सीमांत फायदे के मूल्य निर्धारण जो होते हैं, अगर आप उनको अपने लिए उचित नहीं मानते तो उसके आदेश के विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं। तीसरा, करदाता का अगर स्टेटस गलत निकाल दिया गया, तो जैसे वो व्यक्ति है उस पर फर्म के जैसे कर वसूल कर लिया गया, वो फर्म है उस पर कंपनी के जैसे कर वसूल कर लिया गया, तो अगर उसका स्टेटस ही सही नहीं निकाला गया तो उसके संदर्भ में भी आप अपील कर सकते हैं। तलाशी लेने पर कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण के आदेश के विरुद्ध भी आप अपील कर सकते हैं। अगर कोई त्रुटि सुधार का आदेश है जिससे कर भार बढ़ रहा है अथवा वापसी घट रही है, तो उसके संदर्भ में भी आप अपील कर सकते हैं। करदाता को अगर किसी आनिवासी का एजेंट मान लिया गया, मान लीजिए कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है और आपको उसका एजेंट मान लिया जाता है, तो आप उसके लिए भी अपील कर सकते हैं। और अगर टीडीएस किया गया तो आप उसके संदर्भ में भी अपील कर सकते हैं। ये चीज़ें बताई गई। उद्गम स्थान पर कर, यहाँ पे कर वापसी की स्वीकारी के संबंध में कर सकते हैं। अर्थदंड लगाने के आदेश के विरुद्ध अपील कर सकते हैं। तो कई चीज़ें अपील के लिए दी गई हैं, किन मामलों में आप अपील कर सकते हैं। अगर आय का रिटर्न दाखिल करने में चूक हुई, उसके संदर्भ में आपके ऊपर कोई आदेश दिया गया, तो उस आदेश के विरुद्ध भी आप अपील कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं कि जहाँ पर आप अपील कर सकते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, अपील आप कमिश्नर के यहाँ करेंगे। निर्धारित फॉर्म पर सत्यापित करके निर्धारित समय सीमा 30 दिन के अंदर में निर्धारित फीस के साथ आपको अपील करनी होगी।
तो पहली हेडिंग यहाँ पे आप अपील तो दिखाइएगा, कमिश्नर के यहाँ अपील धारा 249 अवधि, अब बताइएगा। फिर उसके बाद अवधि के बाद फिर यहाँ विशेष शर्तें क्या हैं, कर का भुगतान होना चाहिए तभी अपील मानी जाएगी, नहीं तो अपील नहीं मानी जाएगी। फिर आप फीस का मुद्दा बताएंगे और फिर आप बताएंगे कमिश्नर के यहाँ अपील किन मामलों के लिए की जाती है। तो मैंने कई मामले आपको गिनाए, बाकी तो और भी हैं, लेकिन ये जानते रहिए कि किन मामलों के लिए अपील आप कर सकते हैं। ठीक, अब अपील की कार्यविधि क्या होगी। अपील आपने कर दी, अब अपील की कार्यविधि क्या होगी। तो आपने हिंदी फिल्मों में तो देखा ही होगा, ऑर्डर मतलब जो कोर्ट की कार्यवाही चलती है, बिल्कुल वैसी ही यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहले तारीख एवं स्थान की सूचना दी जाएगी। किनको? दोनों को। जिसके निर्णय के विरुद्ध, मतलब जिस कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध आप अपील कर रहे हैं उसके पास भी सूचना जाएगी, और जो व्यक्ति अपील कर रहा है उसके पास भी सूचना जाएगी कि इस दिन इतने बजे आपकी अपील की सुनवाई होगी। उसे तारीख एवं स्थान की सूचना देते हो, ठीक, कि इस स्थान पर इस तारीख को आपकी अपील की सुनवाई होगी। बराबर। दूसरा, अपील के संबंध में बोलेगा कौन, किसको बोलने का अधिकार है। तो अगर आप अपील कर रहे हो तो आप स्वयं बोल सकते हो, या आपकी ओर से नियुक्त कोई प्रतिनिधि जो बेसिकली वकील ही होता है वो बोल सकता है, और वो कर निर्धारण अधिकारी जिसने आदेश दिया था वो स्वयं बोल सकता है या उसका प्रतिनिधि बोल सकता है। ठीक। सुनवाई स्थगित करना, अगर कमिश्नर चाहे तो बीच बीच में या समय समय के लिए कार्रवाई स्थगित भी कर सकता है। वो हथौड़े की चोट, द कोर्ट इज एडजर्न, वो तो अगर कमिश्नर चाहे तो बीच बीच में या निर्धारित समय पर कार्रवाई को स्थगित भी कर सकता है। वो जांच करने का आदेश भी दे सकता है। कमिश्नर अपील का अंतिम निर्णय देने से पहले जैसा उचित समझे तो वो कर तो वो जांच उचित समझे तो जांच करने का आदेश दे सकता है, और जांच करके उसकी रिपोर्ट देने का आदेश दे सकता है। चलिए, हमने ये भी जान लिया। और यहाँ पे जितने तथ्य उपलब्ध कराए गए होंगे उनको संज्ञान में रखते हुए तो वो निर्णय देगा ही। अगर वो उचित समझे तो अन्य आधारों पर भी, जो तथ्य यहाँ उपलब्ध नहीं कराए गए उसके आधार पर भी अपील का निर्णय दिया जा सकता है। चलिए, मान लिया। और निर्णय का लिखित आदेश देना होगा। जो भी निर्णय दिया जाए, अपील के निर्णय का आदेश लिखित में होना चाहिए और उसमें उन कारणों का उल्लेख होना चाहिए जिसके आधार पर उसने अपना निर्णय लिया हो। ठीक। तो मैंने क्या कहा, अपील एक निश्चित दिन और निश्चित स्थान पर उसकी सुनवाई होगी, और इसकी सूचना उन दोनों संबंधित व्यक्तियों को देनी होगी जिसके विरुद्ध अपील हुई है और जिसने अपील की है। बोलने का अधिकार, उनको स्वयं बोलने का अधिकार है या उनका प्रतिनिधि उस ओर से बोलेगा। सुनवाई स्थगित भी की जा सकती है, जांच करने का आदेश दिया जा सकता है कमिश्नर के द्वारा, और कमिश्नर अतिरिक्त आधारों पर भी सुनवाई कर सकता है और निर्णय दे सकता है, और जो भी निर्णय देगा निर्णय लिखित आदेश देगा। अपील पर निर्णय की समय सीमा, जहां तक संभव हो वह अपील की सुनवाई करके अपना निर्णय अपील दाखिल करने वाले वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 1 वर्ष में दे देगा। ठीक। और विशेष बात, आदेश की प्रति भेजना, अपील के आदेश की प्रतिलिपि करदाता को तथा प्रधान मुख्य कमिश्नर अथवा मुख्य कमिश्नर अथवा प्रधान कमिश्नर अथवा कमिश्नर को भेज दी जाएगी। चलिए, हमने ये जान लिया। अच्छा, कमिश्नर के यहाँ आप अपील कर रहे हो, उसके पावर क्या क्या है, कमिश्नर क्या कर सकता है, हमें ये भी तो जान लेना चाहिए। सामने वाले की हैसियत नहीं पता, औकात नहीं पता, और हम उससे भिड़ गए तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो हमें ये भी तो जानना होगा कमिश्नर के पास क्या क्या अधिकार हैं अपील के संदर्भ में। तो अगर अपील के संबंध में कमिश्नर को निम्न अधिकार दिए गए, धारा 251, क्या क्या है। कर निर्धारण के विरुद्ध हुई अपील के संबंध में वो कर निर्धारण को चाहे तो संपुष्ट कर सकता है, बराबर, मतलब कहे कि ठीक है तुम पे जितना लगा था सही लगा था। अगर वो उचित समझे तो उसको घटा भी सकता है,
और अगर आप बहुत उचित समझ रहा है तो उसको बढ़ा भी सकता है। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, अगर उसे लगता है कि आप चतुर प्राणी हो और आप गलत अपील कर रहे हो तो वो कर को बढ़ा भी सकता है। दूसरी बात, अर्थदंड के विरुद्ध अपील के संबंध में ऐसे आदेश को संपुष्ट कर सकता है, रद्द भी कर सकता है, अर्थदंड को कम भी कर सकता है और अधिक भी कर सकता है। तीसरी बात, अन्य किसी प्रकार की अपील के संबंध में जैसा भी वो उचित समझे वैसा कर सकता है। मतलब आप ये कह सकते हैं उसके पास पर्याप्त अधिकार हैं। अपील में करदाता पर दायित्व बढ़ाने का आदेश तभी दिया जाता है जबकि करदाता इसके विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर दे दिया जाए। अगर आपने अपील की और अपील करने के बाद आपका करभार बढ़ा दिया जा रहा है, जनरली ऐसा नहीं होगा कि अगर आप अपील करते हो तो अपील करने के संदर्भ में आपके करभार में आप कमी चाहते हो तभी आप अपील करते हो, लेकिन वहाँ ये बातें संज्ञान में आई कि आपने जो अपील की आपकी अपील उचित नहीं है, अब आपका करभार बढ़ाया जाना चाहिए, तो आपको पहले उचित अवसर दिया जाएगा बोलने का, उसके बाद आपका करभार बढ़ाया जा सकता है। ये तो मामला था कमिश्नर के यहाँ अपील करने का। चलो, हमने एक क्वेश्चन, परफेक्ट क्वेश्चन आपको बता दिया। अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या है? अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा होगी। याद रखिएगा, अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा होगी और इसमें केंद्रीय सरकार आवश्यकतानुसार जितना ठीक समझती है उतने न्यायिक तथा लेखा सदस्य नियुक्त कर सकती है या करती है। ठीक। दूसरी बात, केंद्रीय सरकार सदस्यों में से एक या एक से अधिक उपाध्यक्ष नियुक्त करती है। केंद्रीय सरकार उच्च न्यायालय में कार्यरत या वहां से रिटायर्ड न्यायाधीश को, जज को, कम से कम 7 वर्ष उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का कार्य किया हो, मतलब जो व्यक्ति कम से कम 7 साल या उससे अधिक हाई कोर्ट में जज के तौर पर रहा हो, उसको यहाँ ट्रिब्यूनल का, अपीलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। ठीक। तो हमने क्या कहा, अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन कौन करेगा? इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और केंद्रीय सरकार आवश्यकतानुसार जितना ठीक समझे उतने न्यायिक तथा लेखा सदस्य नियुक्त कर सकती है। केंद्रीय सरकार सदस्यों में से एक या एक से अधिक को उपाध्यक्ष नियुक्त करती है और केंद्रीय सरकार उच्च न्यायालय में कार्यरत या वहां से रिटायर्ड हो चुके कोई भी जज जो कि 7 साल या उससे अधिक हाई कोर्ट में जज के तौर पर रहा, उसको यहाँ का अध्यक्ष बना सकती है अथवा उपाध्यक्ष को ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है और इसका कार्यालय मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में है। ट्रिब्यूनल का मुख्य कार्यालय मुंबई में स्थित है। उपाध्यक्ष के वे अधिकार तथा कर्तव्य होंगे जो उसे अध्यक्ष द्वारा दिए जाएंगे। और याद रखिएगा, जो कमिश्नर के यहाँ अपील हुई उस अपील के संदर्भ में अगर आप कोई संतुष्टि का भाव नहीं रखते हो तो आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हो। और ऐसा नहीं, कर निर्धारण अधिकारी का आदेश किसी टन भार कर कंपनी को टन भार अथवा स्कीम से अपवर्जित करने का आदेश दिया जा सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा यहाँ दिया गया है। लेकिन फीस यहाँ क्या होगी? यदि कर निर्धारण अधिकारी कोई, और अवधि क्या होगी? अब कमिश्नर के यहाँ अपील तो आप 30 दिन में कर सकते हो और कमिश्नर के यहाँ अपील के लिए अगर संतुष्ट नहीं हुए आप अपीलेट ट्रिब्यूनल जाते हो तो यहाँ 60 दिन में अपील की जा सकती है। अपीलेट ट्रिब्यूनल में कितने दिन में अपील की जा सकती है? 60 दिन में अपील की जा सकती है। समय सीमा यहाँ 60 दिन की है। और यहाँ फीस क्या होगी? यदि आपकी कुल आय 1 लाख रुपए तक है तो आपकी फीस 500 रुपये निर्धारित की गई है और यदि आपकी कुल आय 1 लाख से ज़्यादा है और 2 लाख रुपए तक है तो आपकी फ़ीस 1500 रुपये निर्धारित की गई है। और अगर आपकी कुल आय 2 लाख रुपए से अधिक है तो निर्धारित आय का 1% बढ़ता चला जाएगा, लेकिन अधिकतम 10,000 रुपये आपसे फीस ली जाएगी। और अगर कोई अन्य मामले हैं उसके संदर्भ में आप अपील कर रहे हैं तो आपको कितनी फ़ीस देनी होगी? 500। बाकी सारी चीज़ें वैसी ही सुनवाई आदि की जाती है। फिर उच्च न्यायालय में आप अपील कर सकते हो, हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में आप अपील करते हो तो वहाँ अपील करने की समय सीमा 120 दिन की दी गई है। हाई कोर्ट में अपील करने की समय सीमा कितनी दी गई है? 120 दिन की दी गई है। आप हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हो। तो पहले अपील कमिश्नर के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ से फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल में, अपीलेट ट्रिब्यूनल से फिर हाई कोर्ट, पहले 30 दिन, फिर 60 दिन, फिर 120 दिन, और फिर उसके बाद
उसके बाद आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की कोई समय सीमा आदि निर्धारित तो नहीं की गई है। ठीक, आप समय सीमा स्पेशली यहाँ पे 1 वर्ष के अंदर आप कर सकते हो। बेसिक चीज़ आप ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, इससे ज़्यादा अपील और पुनर्विचार के बारे में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। पुनर्विचार तो सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन है कि अगर आप कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध अपील ना करना चाहो या अपील करने का समय सीमा समाप्त हो जाए तो आप उसकी पुनः समीक्षा करने के लिए एक प्रार्थना पत्र दे सकते हो, उसे ही पुनर्विचार कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी? दिस इज़ द परफेक्ट क्लास फॉर थ्योरीज क्वेश्चन। ये एक थ्योरी के क्वेश्चन के लिए सबसे परफेक्ट क्लास आपके लिए है जो आपको पूरे 15 नंबर दिला सकती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है इनकम टैक्स के लिए। ठीक, तो आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप हमसे पेड क्लास भी ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे एक रेगुलर क्लास पाते हैं। PDF मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये सब कुछ पाने के लिए आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे रोकेंगे। अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट मिल सके। तो आज की क्लास यहीं तक। अगले दिन नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।